बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा शाह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। बच्चों, मैं तो आज ठीक नहीं हूँ, लेकिन आप सब ठीक होंगे इस बात की मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज मुझे फ्लू भी हुआ है और बुखार भी है। तो मैंने सोचा था कि आज वीडियो स्किप कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स माशाल्लाह इतने अच्छे आते हैं कि मैम हमें समझ आ रही है, आप हमें नेक्स्ट और लेक्चर अपलोड कर दे, हमने देख लिए हैं। तो फिर आपके सारे कमेंट्स को देखते हुए मैंने सोचा कि आज जो है ना वीडियो बना ही लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क लगेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि आज आपकी मैम ठीक नहीं है। ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने पढ़ना है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि स्टॉप वॉच है। ठीक है? आप लोगों ने बेटा स्टॉप वॉच खुद भी देखी होंगी काफी ज्यादा। ये इधर वाली बनी हुई है ना, ये वाली स्टॉप वॉच तो आप लोगों ने काफी रेसिंग में देखी होगी। ठीक है? जब बच्चों को दौड़े लगवाते हैं, वो किसी भी चीज की सिलेक्शन के लिए अगर दौड़ लगवानी होती है, जैसे आर्मी में सिलेक्शन करनी होती है, या फिर इसके अलावा भी आपने वो ड्रामा अहद वफा भी देखा होगा, उसमें भी जब वो दौड़ लगवा रहा होता है तो उसने फहद रजा मीर, हाँ, उसने हाथ में मतलब स्टॉप वॉच पकड़ी होती है और अपने साथी को दौड़ लगवा रहा होता है और टाइम मेजर कर रहा होता है। ठीक है? मैंने इसलिए उस तरह की मिसाल दी है जो आपने देखा होगा। ठीक है? तो इसी तरह आपने स्टॉप वॉच के हवाले से और भी काफी ज्यादा मूवीज में, फिल्म्स में, ड्रामाज में देखा होगा कि जो लोग हैं वो स्टॉप वॉच यूज करते हैं। बेशक आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल स्टॉप वॉच भी आ गई हुई हैं, लेकिन ये जो पुराने दौर की स्टॉप वॉच है ना, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, आज भी यही यूज हो रही है। बहुत कम जगह पे ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है यूज करते हैं, ज्यादातर मैकेनिकली यूज करते हैं। हालांकि आजकल मोबाइल में भी आ गई हुई हैं, आप लोगों को पता होगा मोबाइल में भी स्टॉप वॉच बनी होती है कि आप वहां से भी मेजर कर सकते हो, और मोबाइल में तो ज्यादा डिजिटल होती हैं, उसमें तो आप लोग ज्यादा अच्छी तरह मेजर कर सकते हो। लेकिन ये है कि अभी भी ये पुराना तरीका जो है ना, ये वैलिड माना जाता है, इसी पे ही ज्यादा अमल किया जाता है। ठीक है? तो इसमें आप लोगों को तो स्टॉप वॉच के बारे में इतना तो पता होगा कि ये जो साइड पे सारे नंबर्स बने हैं गोल गोल सर्कल में, ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये बता रहे होते हैं सेकंड्स को। 1 2 3 4 30 तक ये सेकंड होते हैं। ठीक है? उसके अंदर ये यहाँ पे शायद आपको इतना क्लियर ना हो रहा हो, ये छोटा सा एक सर्कल बना हुआ है बेटा, इसमें मिनट्स होते हैं। ठीक है? आप अपनी बुक से क्लियरली देख लीजिएगा, या हो सकता है मैं आपको ना इसकी कोई पिक्चर, जो पुरानी बुक है वहां से दिखा दो, उस पर क्लियर हो। ये न्यू बुक है, पब्लिश हुई है, तो उसमें ना पिक्चर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे एक सर्कल बना होता है जिसमें मिनट्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है? उसी तरह ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, इसके ऊपर आपको मिनट्स और सेकंड सारा कुछ नजर आ रहा होता है, ये भी। और आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, वहां पे भी मिनट्स और सेकंड साथ साथ ही बता रहे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अब रीडिंग करते हैं। रीडिंग में हमें क्या बताया गया उसके बारे में पढ़ते हैं, साथ साथ में आपको बता दूंगी कि आपने कैसे इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से, या इसके लिए रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह की आ सकती हैं वो भी बता दूंगी। नेक्स्ट आपने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको साथ साथ मार्क करवाती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो क्लास तक देखना है ताकि आप लोगों से कुछ भी चीज स्किप ना हो। ठीक है? स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन में कुछ चीजें ऐड करनी है, वो मैंने इधर छोटी छोटी करके राइट की है। ठीक है? तब आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। दी ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट, कहता है किसी भी इवेंट का जो टाइम होता है उसकी ड्यूरेशन जो होती है, इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। ये जो मैं ऊपर राइट किया ना, इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, ये आपने आ के बाद राइट करना है। ठीक है? बाय अ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। तो आपकी ये डेफिनेशन पूरी हो जाएगी कि किसी भी इवेंट की आपने टाइम ड्यूरेशन मेजर करनी है। इवेंट कहते हैं जो भी चीज आप करना चाहते हैं कि आप इसकी टाइम मेजर करें, जैसे दौड़ लगवाना चाहते हैं आप, तो आप उसका टाइम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है? इसलिए उस जगह किसी भी इवेंट का आप टाइम ड्यूरेशन मेजर करना चाहते हो, तो वो जिस चीज से मेजर होता है उसको हम कहते हैं वो है स्टॉप वॉच। ठीक है? ये आपकी डेफिनेशन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, इस कॉल्ड स्टॉप वॉच। एज शोन इन फिगर वाली लाइन आप लोग कट कर दिया करें, उसको ना किया करें। ठीक है? यहाँ तक आप करेंगे। आगे आ जाता है कि दो इसमें चीजें होती हैं, जो नीडल होती है वो मेजर कर रही होती है, उसमें आपको बताते हैं, कंस्ट्रक्शन बताते हैं। ठीक है? इसकी हेडिंग होगी कंस्ट्रक्शंस। इट कंटेन टू नीडल्स, इसकी दो नीडल्स होती हैं, वन फॉर सेकंड एंड अदर फॉर मिनट्स। ठीक है? दो नीडल हैं, तो एक सेकंड के लिए बनी हुई है, ये जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है? ये बड़ी वाली नीडल सेकंड्स के लिए होती है, और ये जो अंदर छोटी वाली नीडल है ये मिनट्स के लिए होती है। ठीक है? दी डायल, डायल कहता है ये जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है? द डायल इज डिवाइड यूजुअली इनटू 30 बिग डिवीजंस, ईच बिग फर्दर डिवाइड इनटू 10 स्मॉल डिवीजंस। कहता है ये पूरा जो डायल है आपका, ये पूरा 30 डिवीजंस का है। ठीक है? 30 तक इसकी काउंटिंग आपको नजर आ रही है ना, लेकिन हर एक वक्फे के अंदर, यानी कि 1 के बाद जो अगला नंबर आना है 2, उन दोनों के दरमियान भी 10 डिवीजन होती हैं, स्मॉल डिवीजन, जैसे आपको स्केल के अंदर भी नजर आ जाता है। ये देखो, स्केल में क्या होता है आप लोगों को,
0 से लेके 1 तक जो आप डिवीजन्स देख रहे हो, इसके अंदर भी छोटी-छोटी डिवीजन्स है ना लगी हुई। इसी तरह इनके अंदर भी छोटी-छोटी डिवीजन्स होती है और वो 10 स्मॉल डिवीजन्स है, ओके। ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ अ सेकंड, यानी कि हर एक छोटी डिवीजन बता रही है कि 1 सेकंड के अंदर भी 10 छोटे सेकंड्स है, ओके। 10 1/10 ऑफ अ सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉपवॉच। ये लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, मैंने साथ ये देखो छोटा सा राइट भी किया हुआ है, एलसी। एलसी मतलब लीस्ट काउंट। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच, तो आप ये वाला इसका राइट करेंगे, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया था। आप लोगों को अभी दो डेफिनेशन मैंने बता दी हुई है। एक थी डेफिनेशन स्टॉपवॉच की कि वो स्टॉपवॉच होता क्या है, उसको आपने बता देना है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है ये लीस्ट काउंट की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग। वर्किंग की हेडिंग मैंने इसलिए दी है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाए कि आप स्टॉपवॉच की वर्किंग बताएं, डिफाइन स्टॉपवॉच एंड राइट इट्स वर्किंग, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसकी वर्किंग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करनी है, ये देखिए नीचे तक, 0 पोजीशन तक, ओके। जब ये आपको वर्किंग आप पूछेंगे तब ये राइट करना है आपने, ठीक है। ये काफी तरह से क्वेश्चन आ जाता है। एक ये आ सकता है डिफाइन स्टॉपवॉच एंड राइट इट्स टाइप्स, तो ये दो तरह की टाइप्स होती है, मैकेनिकल, डिजिटल, ये दो टाइप्स हो जाएंगी। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तब राइट करेंगे। जब शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि लीस्ट काउंट बताएं, तो ये लीस्ट काउंट का मैंने आपको बता दिया हुआ था। उसके बाद एक और तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन स्टॉपवॉच एंड राइट इट्स वर्किंग, तो आप पहले स्टॉपवॉच की डेफिनेशन राइट करेंगे और फिर ये वर्किंग राइट करेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन 3-4 तरह से इसके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं साथ साथ ही बता देती हूँ कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। इसमें ये लॉन्ग तो है नहीं है, इसमें शॉर्ट के तौर पर ही आना होता है। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट के हर तरह के इसके पहलू बता दिए कि किस किस तरह से ये आ सकता है, ठीक है। वर्किंग में हमारे पास क्या है, वाइल यूजिंग अ नॉब। नॉब कहते हैं ये जो ऊपर बटन लगा होता है ना, इसका भी एक बटन लगा हुआ है, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, ये देखो जो इस पे थंब रखा हुआ है ऊपर, ये नॉब की मदद से बंद होती है और नॉब नॉब की मदद से ही स्टार्ट होती है। उसी तरह ये जो डिजिटल वाली है, इसका ये सेंटर वाला बटन ऑन करने के लिए होता है, ठीक है। ये जैसे आप पढ़ोगे डिजिटल के बारे में तब आपको इसका भी पता चल जाएगा। While using a knob present on the top of the device, कहता है किसी भी डिवाइस के टॉप पे होता है एक नॉब, उसकी मदद से हम इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इज प्रेस्ड, इसको प्रेस करो। दिस, इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ वॉच, तो वॉच आपकी स्टार्ट हो जाएगी। द सेम नॉब इज अगेन पुश टू स्टॉप इट। आपने स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए एक ही बटन है, वो नॉब है, एक ही नॉब है, उसको ही दबाना, ओके। आफ्टर नोटिंग द रीडिंग, जब आपने रीडिंग नोट कर ली है, आपने अगर 1 मिनट देना था तो आप 1 मिनट नोट कर लें, या आपने 30 सेकंड देने थे तो आपने 30 सेकंड नोट कर लिए हैं। द सेम नॉब इज अगेन प्रेस टू ब्रिंग बैक टू द नीडल टू दी 0 पोजीशन, तो आप उसको एक दफा और दबाओगे, यानी कि आपने पहले इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद आपने 3 सेकंड नोट करने थे, 4 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी नोट करना था, आपने दोबारा वही बटन दबा के उसको स्टॉप कर लिया, तो आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप पहली पोजीशन पे अपनी स्टॉप वॉच को ले आओ जहां पे पहले वो 0 शो कर रही थी, उसके लिए आप तीसरी दफा नॉब को दबाएंगे तो वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने चीज को रीस्टार्ट कर दिया, दोबारा 0 पे ले आए, ठीक है। तो ये आपकी वर्किंग है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगी। इसमें 3 दफा आप नॉब को प्रेस कर सकते हैं, पहली दफा स्टार्ट करने के लिए, दूसरी दफा स्टॉप करने के लिए और तीसरी दफा रीस्टार्ट करने के लिए, दोबारा 0 पे लाने के लिए, ओके। ये नीचे वाला पॉइंट आपने ऐसा याद नहीं करना, जितना याद करना है वो मैंने मार्क कर दिया है। ये वाला सिर्फ आप लोग समझ ले इसमें है क्या। नो डे कहते हैं आजकल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल ये दोनों स्टॉप वॉच आ चुकी है, ठीक है। और आल्सो अवेलेबल विच कैन बी मेजर 1/400, यानी कि उसने कहा है 100 पार्ट ऑफ सेकंड, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, यानी कि 1 सेकंड को 100 हिस्सों में डिवाइड करके भी वो मेजर कर सकती है, जो आजकल अच्छी सी स्टॉप वॉच आ गई है वो, ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यूज में आ जाता है, मैंने नीचे राइट किया हुआ है कि जो आजकल की डिजिटल स्टॉप वॉच है वो कितने हिस्सों में कर सकती हैं 1 सेकंड को, तो आपने बता देना 100 पार्ट कर सकती हैं। वो 1/10 ऑप्शन दे सकता है एमसीक्यूज में, 150 दे सकता है, 100 दे सकता है, 200 दे सकता है, तो आपने 100 वाले को टिक कर लेना, ओके। तो इस पैराग्राफ को मैंने समझा दिया आपको, ये स्टॉप वॉच वाला टॉपिक आपका डन हो चुका है। नीचे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये जो ऊपर वाली एक्टिविटी है इसको सैंड क्लॉक दिखाया गया इस एक्टिविटी में, ठीक है। ये वाला सैंड क्लॉक होता है, ये पुराने दौर में भी यूज होता था, अभी भी ये काफी जगह पे यूज होता है, काफी मूवीज में भी इसको दिखाते हैं सैंड क्लॉक को, तो आप लोगों ने इसको देखा हुआ है। ये भी टाइम मेजर करने वाला ही था, पुराने दौर का भी, अभी भी यूज हो रहा है और इसको भी एज एन स्टॉप वॉच यूज किया जाता है, ठीक है।
तो ये है हमारे पास नीचे वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा कि आपने अपने लिक्विड का या आपने अपने सॉलिड का किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम मेजर करना है, ये आपको मैस नहीं बताएगा, ये वॉल्यूम बताएगा। मैस का मतलब तो ये होता है ना अमाउंट ऑफ मैटर इन सब्सटेंस, ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस में किसी भी चीज में कितनी अमाउंट में मैटर यानी कि मादा है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम का ऐसा मतलब नहीं होता। वॉल्यूम इसकी ओवरऑल बता रहा है। आपको पता है ना वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो ये आपको टोटल मिलीमीटर्स में सेंटीमीटर्स में इसका वॉल्यूम बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये एक फिगर देखे पहले, फिर आपको फिगर बताने के बाद बाकी समझाऊंगी। ये है फिगर। फिगर में हमारे पास क्या हो रहा है जी, आप लोगों को रीडिंग लेना सिखा रहे हैं। रीडिंग आपने लेनी कैसे है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपने वाटर फिल किया हुआ था। वाटर फिल करने के बाद आपने क्या किया, आपने करेक्टली रीडिंग लेनी है तो आपको सीधा देखना पड़ेगा, जैसे आपने पीछे भी रीडिंग लेने का सीखा हुआ है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। आपने ऊपर से और नीचे से बिल्कुल नहीं देखनी, उससे आपका आंसर गलत आएगा, एरर आ जाएगा, ओके। जब आप स्ट्रेट अपनी आई रखेंगे इस लिक्विड के सामने तो आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट ले लेंगे कि इसकी मेजरमेंट क्या है, तो वो आपने इसकी रीडिंग राइट कर लेनी है, ठीक है। इसमें दो चीजों के बारे में और बताएंगे कि जो वाटर होता है, पानी जब आप किसी चीज में फिल करते हो तो जब वो फिल हो रहा होता है तो वो यहाँ इस तरह आगे बढ़ रहा होता है, यानी कि एक यू शेप बना रहा होता है, ठीक है। देखा है, अगर आप पानी ग्लास में फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पानी ऊपर भर रहा होता है यहाँ तो वो इस तरह हो रहा होता है, एक यू तरह की हल्की सी शेप होती है, इसके किनारे जरा ऊंची होती है और सेंटर वाला थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। वो कनकेव को शो करता है। ये कनकेव और कन्वेक्स हो सकता है, आपने छोटी क्लास में भी इस लफ्ज को सुना हो। जिन बच्चों ने नहीं अभी तक सुना तो वो आगे पढ़ लेंगे, ये फिजिक्स में ही है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो आपको वहां से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर इस तरह की कर्व बनी हुई है तो आपने जब रीडिंग लेनी है तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट उसकी कर्व के लाइन से देखना है, किनारे नहीं देखने, आपने उसकी कर्व देखनी है कहाँ पे बन रही है, ठीक है। इसी तरह जब आप मरकरी वगैरह फिल करते हो तो वो ऊपर को उभरा होता है, ठीक है, इस तरह उभरा होता है। तो आपने जब रीडिंग लेनी है तो आपने उसकी ऊपर वाला जो ऊपर वाला उभरा हुआ हिस्सा है ना, उससे आपने मेजरमेंट लेनी है, किनारों से बिल्कुल नहीं लेनी, यानी कि ओवरऑल आप ये समझ लें कि आपने सेंटर से लेनी होती है रीडिंग, बेशक वो ऊपर की तरफ पानी उभरा हुआ है या नीचे की तरफ एक छोटा सा वो बैंड हुआ हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ पानी बैंड हुआ हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि वो कौन सा है, वो कन्वेक्स है। अगर अंदर की तरफ है तो वो कनकेव है, ओके। तो ये जो दो चीजें हैं ये आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसके अलावा इसमें और भी एक चीज की मेजरमेंट बताते हैं, वो आप रीडिंग आउट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से आने हैं, ठीक है, और आपने किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ आपने वैसे ही अटेम्प्ट करना है। इसमें शॉर्ट भी आपके कवर हो जाएंगे, लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे और एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की आपने जो चीज याद करनी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ओके। तो अब हम रीडिंग करते हैं। इट इज अ सिलेंडर, कहते हैं ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर आप लोगों को पता होगा सिलेंडर क्या होता है, जैसे आपने घरों में गैस के सिलेंडर लाते हो, देखे हुए है ना आप लोगों ने। उसी तरह सिलेंडर का मतलब ये होता है जो एक लंबी सी चीज हो, ज्यादा लंबी नहीं, थोड़ी सी लंबी होती है और थोड़ी सी गोल होती है, ठीक है। ये जैसे आपने यहाँ पे इसकी शक्ल देखी है, ये देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है और लेकिन है तो गोल है ना, सर्कल सा बना हुआ है, इसका सारा गोल सा है, ऐसे गोल है, राउंड है। तो सिलेंडर का मतलब यही होता है कि लंबा लंबा गोल सा कोई भी चीज है जिसको वो सिलेंडर का नाम दे देते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, तो ये किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। विद अ स्केल डिवीजन इन क्यूबिक मीटर्स, तो इसकी डिवीजन जो होती है, जो इसके स्केल बने होते हैं, ये जो आपकी काउंटिंग नजर आ रही है, ये स्केल यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है या सीसी में होता है, ठीक है, और मिलीमीटर्स में होता है, ठीक है। सेंटी में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है और सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है। ये तीन तरह की इसकी रीडिंग होती है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड अनसॉल्युबल सॉलिड, कहता है ये यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर कर सकता है या नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो हल नहीं हो सकता पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, उसको भी मेजर कर सकता है। यानी कि जैसे आपके पत्थर वगैरह हो गए, ये इस तरह की चीजें होती हैं जिनको आपको मेजर करने में मसला हो सकता है। तो आप इसको जब पानी भर लेंगे बीकर के अंदर तो उस पत्थर को अंदर डाल लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप पत्थर को अंदर डालते हैं आपके पानी का जो लेवल है वो अप हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने वो प्यासे कवे की कहानी नहीं सुनी, अगर याद आ गई आपको तो उसमें भी यही उन्होंने बताया था ना कि अगर पानी का लेवल लो था तो कवे ने क्या किया था, कंकर डाले थे अंदर, और जैसे ही उसने कंकर अंदर डाले थे तो पानी का लेवल अप हो गया था, बढ़ गया था। उसने पानी पिया और वो उड़ के चला गया, ठीक है। इसमें भी यही हिसाब है कि जैसे ही आपने किसी
नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड की शक्ल की कोई चीज हो और आपने उसका वॉल्यूम मेजर करना है, तो आप उसको लिक्विड पहले बीकर में लिक्विड डालो, फिर उस पत्थर को डालो। पहले आपने लिक्विड जहां तक था उसकी रीडिंग ले लेनी है। लेट्स सपोज यहाँ तक आपका लिक्विड था, यहाँ तक आपने रीडिंग ले लेनी है। फिर आपने पत्थर को एंटर करना है, तो रीडिंग बढ़ के यहाँ तक आ गया। इसका मतलब है कि जो आपका चेंज आया है वो इन दोनों को माइनस करके तो आपको पता चल जाएगा कि लिक्विड की जो ना वो कितने वो है वॉल्यूम है। ओके, तो अब हम नीचे पढ़ते हैं। The level of liquid in a cylinder is marked to find the volume। कहता है जो लेवल होता है वही वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। In order to read the volume correctly, the cylinder must be placed on the horizontal surface and I shall be kept in level with the लेवल विद मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब बेटा ये होता है कि आपका जो लेवल है वो ऐसे ऊपर की तरफ बैंड हुआ है या नीचे की तरफ, ये मैंने आपको बताया था इसकी तरफ। तो जैसे ही पानी का लेवल आप पानी डालते हैं तो वो इस तरह ऊपर बढ़ रहा होता है, अगर आप मरकरी वगैरह डालते हैं तो इस तरह ऊपर बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो जिस सिमत में भी पानी ऊपर बढ़ रहा है उसको उसने कह दिया वो मिनिस्कस है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक मिनिस्कस की डेफिनेशन भी आती है, वो ये देखिए, द मिनिस्कस इन द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। मिनिस्कस का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली सरफेस, टॉप सरफेस। ठीक है, तो यहाँ तो वो ऊपर की तरफ कर्व होती है या अंदर की तरफ कर्व होती है, तो उसको हम मिनिस्कस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये आपने डेफिनेशन याद करनी है मिनिस्कस की, ये पेपर में आ सकती है। वाटर इन दिस सिलेंडर कर्व डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। वो कनकेव सरफेस का मैंने बताया ना कि अगर वो डाउनवर्ड हो, अंदर की तरफ हो, तो आपने कनकेव कहना है, अगर ऊपर की तरफ हो तो आपने कन्वेक्स कहना है। ठीक है, द रीडिंग इज टेकन क्रॉसपोंडिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। तो आपने उसकी बॉटम से रीडिंग लेनी है, अगर ऐसे कर्व है तो आपने बॉटम वाले हिस्से से रीडिंग लेनी है और किनारों से नहीं लेनी। ओके, The reading is taken correctly to the bottom edge of the surface. The mercury का बताने लगे हैं in the cylinder curve upward। तो मरकरी क्या करता है? ऊपर की तरफ को मरकरी की कर्व होती है। ठीक है, इट्स सरफेस इज कन्वेक्स। तो इसकी सरफेस क्या होगी? कन्वेक्स होगी, वो ऊपर की तरफ ऊपरा होता है। एंड द रीडिंग इज टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज। तो उसकी रीडिंग आपने टॉप से लेनी है, ऊपर से लेनी है, नीचे से नहीं लेनी। ओके, द सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वाले जो सिलेंडर हैं वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे वो मेजर करेंगे। तो ये वाला प्रॉपर आपने पढ़ लिया। इसमें दो तीन चीजें आप लोगों ने याद करनी थी, वो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको, और इसकी बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा इसमें से आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट, ये आप लोगों को एक एक्टिविटी नजर आ रही है बेटा। ये जो एक्टिविटी है ना, इसमें आप लोगों ने जो भी करना है वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ये याद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। ये वही बताया गया है कि आपने पहले रीडिंग यहाँ तक ली थी ए वाली बीकर में, फिर आपने उसी बीकर में जब पत्थर एंटर किया है, तो ये देखो उन्होंने पत्थर एंटर करके बताया हुआ है कि आपकी रीडिंग बढ़ गई है। जब वो बढ़ गई है तो आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, यानी कि माइनस करोगे। ये देखिए यहाँ बताया द डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग्स इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो दोनों को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये नीचे है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, यानी कि आपने किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करनी है, किस तरह से आपने रीड करनी है, ये सारी आप रीड आउट कर ले। इसमें भी ऐसा सच याद करने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बता देती है इसमें होता क्या है। पहले आपने एक बीप कर ली, आपने उसका पानी यहाँ तक भर लिया है, वहां तक भरना है जहां से ये बाहर ना निकले अभी। ठीक है, यहाँ तक आपने पानी को भर लिया है बीकर में। अब आपने चेक करना था कि सॉलिड की जो वो रीडिंग लेनी थी कि उसका वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पे आपने धागे से बांध के सॉलिड को फेंका है, यहाँ पे ऑलरेडी इसका बीकर का वो बना हुआ है और यहाँ पे उसका फेस ओपन है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस बीकर से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही आप सॉलिड एंटर करेंगे तो सारी बात है, पानी यहाँ से स्केप आउट होना है, निकलना है पानी, ये जो सुराख बना है इससे। तो जब पानी स्केप आउट हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपका ये वो वाटर स्केप आउट हुआ है जो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो बाहर निकला है। तो आपने अब ये जो वॉल्यूम मेजर किया था उसको वो पुरानी वाली जो बीकर मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताई है उसमें डाल लें और वहां से आप मेजर कर लें इसकी रीडिंग। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं रीड आउट करवाऊंगी, आप जस्ट इसको समझ लें जो मैंने आपको समझा दी एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये नीचे बताया गया है एरर्स इन मेजरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, इसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ, और ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आप लोगों ने अभी जो पढ़े हैं मेजरमेंट करने वाले जो मेथड्स होते हैं, आपने किस तरह मेजरमेंट करनी है, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं आपने। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी गलती हो सकती है आप जब चीजें मेजर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप खुद जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको भी किसी ना किसी वजह से मसला हो जाता है, आप गलत रीडिंग ले लेते हैं या आप सही तरह देखते नहीं है, तो वो भी एक मतलब कि एक एरर आ गया है। उसी तरह इसके दो तीन टाइप्स है एरर की, वो आप रीड आउट करेंगे और इसको एज अ लॉन्ग भी करेंगे और एज अ शॉर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है एरर्स इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में क्या क्या एरर आ सकते हैं?
मेजरमेंट्स यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट। कहता है मेजरमेंट्स के लिए जो आप टूल यूज करते हो, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करते हो, वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। तो उससे चीजें जो बनती हैं हो सकता है उनमें भी गलती आ जाए, कोई भी चीज एक्यूरेट ना बने उससे। कुछ ऐसी होती हैं जो चीजें तो एक्यूरेट होती हैं, लेकिन जो उनसे रीडिंग ले रहा है, जो आदमी जो उनसे रीडिंग ले रहा है, कोई भी स्टूडेंट या टीचर हो सकता है उससे भी कोई मसला हो जाए, वो मतलब रीडिंग लेते वक्त कोई गलत रीडिंग ले ले। तो इस वजह से पहली बात तो उसने ये बताई है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी मसला हो सकता है, ठीक है। सेकंड लाइन उसने क्या बताया है, दे इनहेरिट सम एरर्स, तो इनकी वजह से कुछ एरर्स आ सकते हैं, एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज, तो वो अपनी वैल्यूज जो असल उसकी वैल्यूज है उससे गलत आंसर आएगा। द बेस्ट वी शैल डू इज टू इंश्योर दैट द एरर आर एज स्मॉल एज रीजनेबल पॉसिबल। कहता है तो हम बस यही कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके कम एरर आए, ज्यादा एरर्स ना आए। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, वो मैंने मार्क किया, आप लोग भी मार्क कर लें। आ साइंटिफिक मेजरमेंट, कहता है एक साइंटिफिक तौर पे जो मेजरमेंट होती है शुड बी, उसमें क्या होना चाहिए, इंडिकेट द एस्टिमेट एरर, उसमें जो एरर्स होंगे वो किस तरह होने चाहिए, एस्टिमेट होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, इन दी मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर वैल्यू है उसके करीब करीब होने चाहिए। एस्टिमेट यानी कि आप लोगों के कहते हैं ना कि ये जैसे पाई की वैल्यू है 22/7, तो वो उसके राउंड अबाउट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे भी जो आपका आंसर आए वो एस्टिमेट तौर पे जो है वो आपका मसला कर देता है, एरर आ जाता है उसमें, तो वो एरर ना आए, आप कोशिश करें वो एरर ना आए। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद आपका ये जो नीचे उसके 3 टाइप्स बताई गई हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। कहता है जब आप कोई भी तजर्बा कर रहे होते हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, तो उसमें 3 तरह से एरर आ सकते हैं। वो किस किस तरह के हो सकते हैं, वो ह्यूमन एरर हो सकता है, यानी कि इंसानों से भी गलती हो सकती है। इंसान पता है अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान होता ही खता का पुतला, इंसान से गलती होती ही रहती है, इसलिए अल्लाह ताला ने तोबा के दरवाजे हर टाइम खुले हुए हैं कि वो तोबा कर सके। है टॉपिक से नहीं हटते, यहाँ पे है ह्यूमन एरर, यानी कि इंसानों से भी गलती हो सकती है। सिस्टमैटिक एरर, यानी कि हो सकता है आपका सिस्टम ही खराब हो, आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया वही खराब हो, वही ठीक ना हो। उसके बाद है रैंडम एरर, यानी कि इसके अलावा भी कोई एरर हो सकता है, जैसे टेम्परेचर का हो गया, हवा का हो गया, आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, और भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं, तो ये एक रैंडम एरर है। ओके, इसमें उन्होंने बताया बेतरतीब कोई भी एरर आ गया, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं। एज एन शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट 3 टाइप्स ऑफ एरर या राइट टाइप्स ऑफ एरर। तो पहले एरर की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने आपको बता दिया, फिर आप बताएंगे कि कितने किस्म के एरर्स होते हैं। ओके, नंबर 1 पे है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मतलब इंसानों से जो गलतियां होती हैं, ठीक है। अब हम रीडिंग करते हैं। दे अक्कर ड्यू टू दी पर्सनल परफॉर्मेंस, ये मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया, ये आपने याद करना है कि ह्यूमन एरर किस वजह से होता है, पर्सनल, यानी कि कोई बंदा जो कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से होता है, ठीक है। हो सकता है वो सही नहीं रीडिंग ले रहा, गलत रीडिंग ले रहा है। द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन प्रिसिप्शन, कहता है किसी भी इंसान की जो वो लिमिटेशन होती है वो उससे गलती हो सकती है। द इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, यानी कि हो सकता है उससे वो जो पॉइंटर के ऊपर रीडिंग है, जो 1 2 3 की काउंटिंग है, उससे वो सही रीड नहीं हो रही, उससे कोई लाइन मिस हो गई है या उसने ज्यादा कर लिया, ठीक है। On a scale, personal error can also arise due to procedure to read the scale, यानी करते वक्त उससे गलती हो गई है कि उससे सही रीडिंग नहीं हुई, उसने 1 2 नंबर जो है उसके रीडिंग के आगे या पीछे काउंट कर लिए, कम या ज्यादा काउंट कर लिए, ठीक है। ये 2 यहाँ पे है, एक है इनएबिलिटी ऑफ परफेक्टली एस्टिमेट, और ये दूसरा है मल्टी प्रोसीजर करते वक्त आपसे मसला हो जाए, ठीक है। ये 2 हो गए। नेक्स्ट है नीचे हमारे पास द करेक्ट मेजरमेंट नीड टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ लेवल, तो आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी आंख बिल्कुल सही जगह पर रखनी पड़ेगी जहां पे आप इसको मेजर कर सके। ओके, इन आगे हमारे पास बता रहा है इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने टाइम मेजर करना होता है। द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप द क्लॉक आल्सो इफेक्ट द मेजर ऑफ वैल्यू, तो कहते हैं अगर आपने किसी के टाइम के मुताबिक रिएक्शन देखना है, तो हो सकता है आपने जो टाइम स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है आपसे वहां पे गलती हो जाए, आप स्टार्ट करना भूल गए हैं या स्टार्ट लेट किया है, और या आप स्टॉप करना भूल गए, स्टॉप लेट किया है, तो दोनों हालतों में आपने वो जो रिएक्शन करवाया है वो उसकी वैल्यू गलत आ जाएगी, वो टाइम आप गलत नोट कर लेंगे। ओके,
यहाँ पे हमारे पास अब उसको ठीक करने का तरीका भी बताया, यानी कि अगर इंसानों से गलती हो जाती है, उनसे एरर्स आ जाते हैं, उस एरर को खत्म करने का तरीका भी बताया आपने कैसे करना है। वो यहाँ से आपने याद करना है। ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस बाय इंश्योरिंग प्रॉपर, कहता है इंसानों को से जो एरर हो रहा है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो बाय श्योरिंग, यानी कि आप चेक कर लो, इंश्योर कर लो कि प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक एंड प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड अवॉइडिंग द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। कहता है आप इंसानों से जो गलती हो जाती है उसको खत्म करने के लिए आप एक बंदा ऐसा लाएं जो प्रॉपर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना जानता है, उसको हैंडल करना जानता है, और वो इन्वायरमेंट के लिहाज से भी खुद को नहीं बदलने देता, यानी कि अगर उसको गर्मी लग रही है तो वो फिर भी अपना फोकस बनाए रखता है। या हो सकता है कि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है तो उसको भी वो कम कर सकता है, या उसको वो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं आने देता। ठीक है। The best way to use the automated or digital instrument to reduce the impact of human errors। तो उसमें यहाँ पे बता दिया आप लोगों को कि आप एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले जिसमें एरर ज्यादा कम होते हैं। ठीक है। एक आम रूटीन वाले जो एरर्स होते हैं वो उनको कम करने के लिए आप एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ले लें। जैसे स्टॉप वॉच के बारे में आप लोगों को पता है, एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है और एक दूसरी स्टॉप वॉच होती है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है सिस्टमैटिक एरर। यानी कि आपने पहला एरर पढ़ा था ह्यूमन एरर, अब दूसरा है सिस्टमैटिक, यानी कि सिस्टम में भी कोई खराबी हो सकती है। आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है हो सकता है उसमें ही एरर हो, जैसे आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ा था, तो उन दोनों में एरर्स आप लोगों को मैंने बताए थे कि उन दोनों में एरर हो सकते हैं। आपके दोनों जॉज सही कनेक्ट नहीं हुए, उनका जीरो जो मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो है वो सही जगह पे नहीं आए, तो वो भी एरर होता है। ठीक है। उसको भी अगर हो सकता है तो आप इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज करें जिसमें एरर ना हो। ठीक है। तो इसकी अब रीडिंग करते हैं। दे रेफर टू एन effect that influence all the measurement of a पार्टिकुलर मेजरमेंट इक्वली। कहता है हो सकता है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें भी कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, कोई मसला आ जाए। इट प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंस डिफरेंस इन रीडिंग, तो आपकी रीडिंग हो सकता है कंटिन्यूसली गलत ही आ रही है, आपने बार बार लेने की कोशिश की लेकिन फिर भी आपकी रीडिंग सही नहीं आ रही। ठीक है। यहाँ से आपने याद करना है इट अकर्स ड्यू टू दिस सम डेफिनेट रूल। हो सकता है ये एक प्रॉपर तरीके से आपकी गलती आ रही है। इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर, हो सकता है कि आपका जीरो एरर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ऑफ इंस्ट्रूमेंट पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग, तो हो सकता है कि आपकी जो रीडिंग है वो भी नहीं सही, या हो सकता है आपको ये जो पॉइंटर लगे होते हैं काउंटिंग में 1 2 3 लिखे होते हैं, हो सकता है उसमें कोई मसला हो, एक आध लाइन उनकी कम ज्यादा होगी हो जिसकी वजह से आपकी रीडिंग गलत आ जाए। ठीक है। The effect of this kind of error can be reduced by comparing the instrument with an other which is known टू बी मोर एक्यूरेट। हो सकता है अगर आपकी ये एरर आ रहे हैं तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी और इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर कर लो। जैसे दो आप स्क्रू गेज ले लो, उन दोनों को कंपेयर कर लो, उन दोनों में रीडिंग लेके देख लो, या दो वर्नियर कैलिपर ले लो, दोनों में रीडिंग लेके देख लो, दोनों की एक जैसी आ रही है या डिफरेंट आ रही है, तो जिसकी ज्यादा एक्यूरेट होगी आप वो वाला यूज कर लेना। ठीक है। दस करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, तो फिर आप लोगों का ये करेक्शन का तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको याद करना है। सिस्टमैटिक एरर हो चुका है, अब इसके नीचे है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर रीड करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मेरी तमाम वीडियोस जो इसके पहले चैप्टर के रिलेटेड है वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं बेटा, वो नीचे ही आपको शो हो रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आंसर जरूर करूंगी। मैं तमाम स्टूडेंट के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करती हूँ, तो आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आपने मुझे पूछ लेना है। ठीक है। It is used to occur when repeated measurement of a quantity give different values under the same condition। कहता है ये तब हो सकता है रैंडम एरर जब आप लोग बार बार कोई वैल्यू ले रहे हो, कोई करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आपसे सही नहीं हो रही, आपकी कंडीशन ही सही नहीं है। ठीक है। इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉज विच आर अनप्रिडिक्टेबल, कुछ ऐसी भी वजह होती हैं जो आपको पता नहीं चल पा रही होती है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी रीडिंग क्यों गलत आती है। ठीक है। ये आपने याद करना है, जिसको मैंने रेड मार्क कर लिया है। नीचे अब उसको ठीक करने का भी बताएगा और वो भी बताएगा कि क्या ऐसे रीजंस होते हैं जो रैंडम एरर आ रहा है। ठीक है। द एक्सपेरिमेंट हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट, के एक्सपेरिमेंटर जो होता है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है जो बंदा है, तो उससे हो सकता है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा या उसे समझ नहीं आ रही कि एरर आ क्या रहा है। ठीक है। रैंडम एरर राइज ड्यू टू दिस सडन
फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन दी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, फ्लक्चुएशन यानी कि तब्दीलियां आ जाती हैं, वेरिएशन आ जाती हैं कि आपकी इन्वायरमेंट की जो माहौल की तब्दीली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर, जैसे आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अगर आप कोई केमिस्ट्री की वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है। अगर आपका गर्मियों में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर रूम का ही इतना हाई है कि आपका जो आपने एक्सपेरिमेंट करना है वही सही नहीं हो रहा। या अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट लो टेम्परेचर पे करना है, टेम्परेचर हाई हो गया, तब भी मसला है। इसी तरह अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट हाई टेम्परेचर पे करना है लेकिन आपका रूम का टेम्परेचर ही बहुत लो है तो आपका वो भी एक्सपेरिमेंट पे अफेक्ट करेगा, असरअंदाज होगा। प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, कि आपका हवा का प्रेशर बन गया या रूम में एयर रेजिस्टेंस कम है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी आ चुकी है किसी भी वजह से, आपका इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ गई है, जंग आलूद हो गया, और भी कई वजह हो सकती है। वोल्टेज का मसला आ गया है, अगर आप कोई करंट के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें वोल्टेज का इशू आ गया, आपने ज्यादा वोल्टेज दे दिया या कम वोल्टेज दे दिया तो वो भी एक इशू बन जाता है, ठीक है। ये आपने याद करना है रैंडम एरर से लेके यहाँ तक वोल्टेज तक। नेक्स्ट है हमारे पास द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस यूजिंग स्ट्राइवल और मल्टीपल रीडिंग। कहते हैं आप बार बार रीडिंग लेके तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू, तो जब आप बार बार रीडिंग ले रहे हो और हर दफा डिफरेंट आ रही है तो आप एक काम करो, आप उसका एवरेज ले लो। एवरेज आपको मैथ में लेना आता होगा कि जितनी दफा आपने रीडिंग ली है उन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो टोटल जितनी आपने रीडिंग की है। लेट्स सपोज आपने 4 दफा रीडिंग की है, पहली दफा 1.1 आया, दूसरी दफा 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, तो आपने इन सबको ऐड करके ना और नीचे डिवाइड कर देना 4 पे, तो आपका जो है ना वो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नीचे ये सिंबल पेंडुलम के बारे में है और वो उन्होंने 30 दफा रीडिंग लेके चेक किया है और बाद में उसकी एवरेज ले लिया, वो उन्होंने एक एग्जांपल आपको समझाई है, ठीक है। यहाँ तक आपके एरर्स डन हो चुके हैं, तो आपकी वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट की हो गई है, तो हम कोशिश करते हैं इतनी ही काफी है। नेक्स्ट आपको अगले टॉपिक में बाकी समझा दूंगी, उनमें क्या क्या आपने याद करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेटा आप अपना भी ख्याल रखिए, बाकियों का भी ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को आगे शेयर किया करें और बाकी बच्चों से भी बोला करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग भी करें। इससे ये होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी जिससे मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के अपलोड करके दिया करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।